हेलो 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 डियर बैंकर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब मस्त हैं, ज़बरदस्त हैं। दिस इज़ योर फ्रेंड एंड योर टीचर CM में दिशा दुआ, और हम कर रहे हैं JAIIB अक्टूबर नवंबर 2024 अटेम्प्ट की तैयारी, जहां हम आपके सब्जेक्ट PPB पेपर नंबर 2 की तैयारी कर रहे हैं इन समरी फॉर्मेट। मॉड्यूल डी का यूनिट 53 आज करने वाले हैं। बहुत छोटा सा चैप्टर है, नेक्स्ट मैक्सिमम 10 मिनट्स में हम इस चैप्टर को स्मार्टली पढ़ लेंगे और MCQ जल्द ही प्रैक्टिस करेंगे, जहां मैं आपके साथ लाइव जुड़ूंगी। पूरे मॉड्यूल डी को हम एक स्नैपशॉट में सारे MCQs एक ही सेशन में करेंगे। अगर मैं आज के चैप्टर की बात बताऊं, जिस तरीके से हमने यूनिट 52 में इंडिविजुअल एंगल समझा था एथिक्स का, उसी तरीके से आज हम एम्प्लॉयज़ का एंगल समझने वाले हैं। जो डायमेंशन डिस्कस करी गई है यूनिट 53 में, एथिकल डिमेंशन है एम्प्लॉयज़। अगर आपने यूनिट 51 और यूनिट 52 अटेंड नहीं किया है चैनल पर, उन दोनों की वीडियोस अवेलेबल है। पहले यूनिट 51 पढ़िए, 52 करिए, ताकि आपको इस चैप्टर का एटलीस्ट बेस समझ आ पाए, और फिर आप यूनिट 53 पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से चीज़ें समझ में आएंगी। ओके, तो चलिए अब हम बात करते हैं एथिकल डायमेंशन एज एन एम्प्लॉय। यहाँ पर हम बातें करेंगे कि जो हमारे को कुर्सी मिल रखी है, मतलब जो हमारे को ऑफिशियल पोजीशन मिला हुआ है, हम उसको अब्यूज़ कर लेते हैं किन किन तरीक़ों से, उसके बारे में बात हो रखी है इस चैप्टर में। फिर हम बात करेंगे कि जो हमारा फेयर अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस हैं वो क्या है। प्लस एक ऐसा टॉपिक है इस चैप्टर में जहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनने की बहुत हाई पॉसिबिलिटी है। मतलब IIBF का अगर मैं लास्ट तीनों अटेम्प्ट देखूँ JIB में, तो चाहे वो दोनों अटेम्प्ट अक्टूबर या जून 2023 वाले हो या 24 जून अटेम्प्ट हो, सेक्सुअल हैरेसमेंट एक ऐसा टॉपिक है जो कहीं ना कहीं, चाहे वो आधे नंबर में ही पूछा गया है या 2 नंबर में भी पूछा गया है, इट हैज़ बीन आस्क्ड। तो ये टॉपिक हम मिस नहीं करेंगे, इस टॉपिक पे हम थोड़ा समय बिताएंगे। प्लस अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस किस तरीके से फेयर होती है उसके बारे में बात करेंगे, और HRM ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एज एन एम्प्लॉय, उसको एथिक्स के एंगल से हम समझने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। तो चलो शुरू करते हैं ऑफिशियल अब्यूज़ के साथ एज एन एम्प्लॉय ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ओके, यहाँ से केस बेस्ड क्वेश्चंस भी बनते हैं, जो मैं आने वाले सेशंस में जब मैं आपके साथ प्रैक्टिस करूँगी मॉड्यूल वाइज, या हम मॉडरेट टू कॉम्प्लेक्स लेवल क्वेश्चंस पे जाएंगे, जब मैं आपके साथ एप्लीकेशन बेस्ड या केस बेस्ड क्वेश्चंस करूँगी, वहाँ पर मैं इनके इस टॉपिक से एक्सप्लिसिटली क्वेश्चन भी लाऊंगी। बट एक बार टॉपिक समझ के थोड़ा सा एंगल समझते हैं कि किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। एज एन एम्प्लॉय ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, बी इट बैंक और एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन, जब हम किसी कुर्सी पर होते हैं, किसी पोजीशन पे होते हैं, तो हम कैसे उसे अब्यूज़ कर सकते हैं? बाय डूइंग एन इनसाइडर ट्रेडिंग, स्पेशली एज अ बैंकर। जैसे आपकी बैंक में मेरा अकाउंट है, ठीक है, और मेरे मेरे अकाउंट्स जो दिख रहे हैं वो काफ़ी वीक दिख रहे हैं। आने वाले समय में हो सकता है मेरी ऑर्गेनाइजेशन इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दी जाए, क्योंकि आप एक ऐसी पोजीशन में हो, आपको ये इन्फॉर्मेशन पता है, या तो आपने अपने फ़ायदे के लिए या अपने किसी रिलेटिव फ्रेंड्स को ये इन्फॉर्मेशन बता दी, बिकॉज यू आर ऑन दिस पोजीशन, देयरफॉर यू हैड एक्सेस टू दिस इन्फॉर्मेशन, और आपने इसे अपने फ़ायदे के लिए, किसी और के फ़ायदे के लिए, आपके फ्रेंड्स के फ़ायदे, फैमिली के फ़ायदे के लिए इन्फॉर्मेशन उनके साथ पास ऑन कर दी, जिस वजह से जो इन्फॉर्मेशन लेटर ऑन मार्केट में आने वाली थी, वो आपने अपनी पोजीशन को अब्यूज़ करके बता दिया। लेट्स से जो ये इंसॉल्वेंसी वाली न्यूज़ जब आती, तब शेयर मार्केट में इम्पैक्ट आता ना मेरी कंपनी के शेयर पे। बट क्योंकि ऑलरेडी सेलिंग चालू हो गई, तो सेल्स और डिमांड हम समझते हैं, जैसे ही सप्लाई ज़्यादा हो जाती है और डिमांड कम हो जाती है, ऑटोमेटिकली प्राइस कम होता है। तो अगेन इट इज़ इम्पैक्टिंग, या वाइस वर्सा पकड़ लेते हैं। अगर मैं अगेन आपके बैंक में अकाउंट होल्ड करती हूँ, मैं एक फार्मास्यूटिकल कंपनी हूँ, एंड बिकॉज यू आर इन कॉन्टैक्ट विद मी XYZ रीज़न की वजह से आपको ये बात पता चल जाती है कि मेरी कंपनी जो है कैंसर क्योरिंग कोई मेडिसिन लेकर आने वाली है। ऑफ कोर्स बिजनेस अच्छा करता है तो प्राइसेस ऑफ शेयर्स विल ग्रो, बट बिकॉज यू हैड एक्सेस टू दिस इन्फॉर्मेशन, आपने पहले से ही शेयर्स खरीदने शुरू कर दिए एट लोअर प्राइस। बट क्या होता है इनसाइडर ट्रेडिंग में,
वैसे तो हर एक और कुछ भी हम ट्रांजैक्शन करते हैं, जैसे मैंने आपको ये पेन दिया, आपसे 2000 रुपये लिए, तो आपका बेनिफिट इस पेन से, मेरा बेनिफिट इस 2000 रुपये से। बट जब मैं इनसाइडर ट्रेडिंग कर रही हूँ, जब मैं शेयर मार्केट की बात करती हूँ, तो इट इज़ प्रोहिबिटेड। और यहाँ पे किसी एक का फ़ायदा दूसरे का नुकसान होता है, जिसकी वजह से अगर आपने स्कैम 1992 सीरीज़ देखी है या किसी तरीके से आप फिनेंशियल मार्केट को समझते हैं, तो इट इज़ अंडर सेबीज गाइडलाइंस एंड रेगुलेशन प्रोहिबिटेड, और इसके सीवियर कंसिक्वेंसेस होते हैं। बहुत ज़्यादा लॉ के एंगल में नहीं जाएंगे, बट जो हमारे बुक में, हमारे कंटेक्स्ट में एज बैंकर्स हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, ये समझना हमारे लिए ज़रूरी था। इस तरीके से आपके लिए एग्जाम में क्वेश्चन बता देंगे कि एक मिस्टर आकाश हैं, ठीक है, वो बैंक के एम्प्लॉय हैं, और उन्हें इन्फॉर्मेशन पता चली किसी XYZ ऑर्गेनाइजेशन की, उस इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स को इन्फॉर्मेशन पास कर दी। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ऑफिशियल अब्यूज़ किया अपनी पोजीशन का, एंड स्पेसिफिकली इनसाइडर ट्रेडिंग करी। Yes. Next, dealing with proprietary data. What is proprietary data? As an employee of an organization, let's say you are an employee of Coca-Cola. वहाँ पर कुछ ट्रेड सीक्रेट्स होंगे, कुछ प्रोप्राइटरी इन्फॉर्मेशन होंगी, जो आप क्योंकि उस ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट हैं इसलिए आपको पता है। आपने उस इन्फॉर्मेशन को इस्तेमाल करके अपना ही कुछ बिजनेस चालू कर दिया। डोमिनोज की पिज़्ज़ा चेन में आप काम करते थे, आपने XYZ पिज़्ज़ा की कंपनी चालू कर दी, ठीक है, क्योंकि आप उस पोजीशन में थे इसलिए आपको उस इंफॉर्मेशन का एक्सेस था, एंड देयर यू मिस यूज दैट इंफॉर्मेशन, एंड देयरफॉर अगेन यू डिड अब्यूज ऑफ योर ऑफिशियल पोजीशन। सिमिलरली ब्राइब, जैसे मान लेते हैं आप एक एम्प्लॉय है किसी बैंक के, और आप कुछ इमरजेंसी सिचुएशन में आपको 5 लाख की ज़रूरत है, मैं आपके पास आई और बोला कि मेरे को ना अंडर द टेबल एक XYZ शेल कंपनी है, उसका लोन पास कर दे, और उसके लिए मेरे को 5 लाख रुपए, आई एम रेडी टू गिव यू 5 लाख रुपीज़। अब आप इस सिचुएशन में आपको एथिकली क्या करना चाहिए, ना तो लोन पास करना चाहिए, प्लस अपनी ये इन्फॉर्मेशन राइट अथॉरिटी तक पास करनी चाहिए। जस्ट बिकॉज यू आर इन इमरजेंसी सिचुएशन आप ब्राइब एक्सेप्ट नहीं कर सकते, बिकॉज ब्राइबिंग इज नॉट एक्सेप्टेड इन एनी ऑफ द सर्कमस्टांसेस। दिस इज हाउ एथिकल डिमेंशन वर्क्स फॉर एन एम्प्लॉय। यस, आई होप यू अंडरस्टूड। यहाँ से भी केस बेस पर क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ से भी और यहाँ से भी। ज़्यादा चांसेस केस बेस्ड क्वेश्चन बनने के यहाँ से और यहाँ से होते हैं। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द कंटेक्स्ट। बात करते हैं सेक्सुअल हैरेसमेंट की। तो दोस्तों, सेक्सुअल हैरेसमेंट में वो सब कुछ इंक्लूड हो जाता है जो अनवेलकम्ड है। Anything that is done with consensus, we are not talking about that. We are talking about unwelcomed sexually determined behavior. चाहे डायरेक्टली कर रहे हो, चाहे इनडायरेक्टली या थ्रू इम्प्लीकेशन कर रहे हो, जैसे कि फिजिकल कॉन्टैक्ट करना, सेक्सुअल फेवर्स के लिए डिमांड या रिक्वेस्ट करना, कोई कलर्ड रिमार्क्स दे देना, पोर्नोग्राफी शो दिखाना, या फिर किसी भी तरीके का अनवेलकम फिजिकल, वर्बल, नॉन वर्बल कंडक्ट इन कंटेक्स्ट ऑफ सेक्सुअल नेचर विल टैंटमाउंट टू सेक्सुअल हैरेसमेंट। अब यहाँ पर एक इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है कि एक रीना है, वो किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करती है, और एक जॉन है जो काफ़ी फेमस है अपने ह्यूमर के लिए, क्योंकि वो सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स पास करता है, बट वो अपने बारे में भी करता है। ही बिलोंग्स टू सम सर्टन कम्युनिटी, वो उस कम्युनिटी का भी मजाक उड़ाता है। तो वो आपका अगर मजाक उड़ा रहा है तो बार बार हर स्टेटमेंट से पहले बोल देता है ऑफेंड मत होना, मैं तो अपना भी मजाक उड़ाता हूँ, तो ऑफेंड मत होना। तो क्या ये सेक्सुअल हैरेसमेंट नहीं है? ये भी सेक्सुअल हैरेसमेंट है, ये भी सेक्सुअल हैरेसमेंट है। और क्यों मैं आपको ये एग्जाम्पल सिनेरियो बेस्ड दे रही हूँ? क्योंकि एग्जाम में केस बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और लंबे लंबे क्वेश्चन पढ़ के हम आधे तो दिमाग हमारा वहीं खराब हो जाता है, और वो नहीं होना है। क्योंकि अगर हम कंसेप्चुअली स्ट्रांग हैं, हम इनफ प्रैक्टिस कर चुके हैं, तो गाइज नथिंग इज गोइंग टू स्टॉप यू टू क्लियर योर एग्जामिनेशन। बिलीव इन योर सेल्फ, keep working hard and stay with me. Okay, staying with me is important, therefore subscribe the channel if you haven't already. Moving forward to fair accounting practices. 4 fair accounting practices हमको बताई गई हैं जो हमें फॉलो करनी है। इसके बारे में, इन जिनमें से एक टॉपिक के बारे में वन ऑफ द प्रीवियस सेशंस में बात कर चुकी हैं, AS 18 के बारे में। उसके बारे में मैं थोड़ी डिटेल में आ जाऊंगी। फेयर अकाउंटिंग प्रैक्टिस क्या बोलती है? जो भी डिस्क्लोजर्स हैं as per law, as per accounting standards,
anything that falls under the regime of companies law or any law that is applicable on you as an organization, आपको वो disclosures देने होंगे. Why so? Let's say for example you are a shareholder in one of the companies. मेरी कंपनी है, आप मेरी कंपनी में शेयर होल्डर हो, आपने पैसे डाले, आप तो बैंक में काम करते हो, आपने थोड़े बहुत शेयर्स खरीद लिए. अब आप उतनी इंफॉर्मेशन एक्सेस कर पाओगे जो पब्लिकली अवेलेबल है. ठीक है, मान लेते हैं मी एज एन ऑर्गेनाइजेशन इज डूइंग सम एक्स वाई जी हैंकी पैंकी थिंग, ठीक है, और मैंने उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं बताई, और ये आपके पैसे लेकर मैं ऑन द बीचेस ऑफ गोवा हैविंग लिटिल लिटिल मैंगो जूस इंजॉय कर रही हूँ, और आपके पैसे गिली गिली छू कर दिए मैंने एब्रा का डैबरा, तो इजंट इट रॉन्ग फॉर यू? इज राइट, इट इज रॉन्ग, राइट. इसलिए हर एक पैसा, हर पाई पाई का हिसाब चाहिए. लिटरली डायलॉग कमिंग फ्रॉम बॉलीवुड, पाई पाई का हिसाब चाहिए. अपन को सारे डिस्क्लोजर्स एज पर द लॉ देने होंगे, जो भी हमारे अकाउंट्स हैं उनके नोट्स में. ठीक है. दूसरी बात, जो भी डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स है, जो बातें आपको बतानी पड़ेंगी, बतानी चाहिए एज पर द लॉ, वो आपको बतानी पड़ेगी ईदर थ्रू द नोट्स और एज मेंशन्ड इन द लॉ, चाहे वो अकाउंटिंग के पर्सपेक्टिव से हो या फिनेंस के पर्सपेक्टिव से हो या लीगल पर्सपेक्टिव से हो. ओके. देन जो इम्पॉर्टेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज हैं उनके बारे में समरी प्रोवाइड करनी होगी. लेट्स से फॉर एग्जांपल आपका जो इन्वेंट्री है उसका जो पॉलिसी है वो लीफो यूज़ करते हो आप, लास्ट इन फर्स्ट आउट. जो इन्वेंट्री है वो पहले लास्ट इन होती है, जो पहले आती है वो पहले बिकती है. लेट्स से दैट्स अ पॉलिसी. तो आपको उसकी समरी बतानी पड़ेगी. या फिर मान लेते हैं आपकी क्रेडिट पॉलिसी है कि आप 60 डेज का क्रेडिट लेते हैं या देते हैं. तो जो भी बातें हैं आपके लिए, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है, उसके बारे में आपको सारी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी. और AS18, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियसली भी मेंशन किया था, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18 इज रिलेटेड टू रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर. लेट्स से आप और मैं भाई बहन हैं, ओके, और मेरी भी कंपनी आपकी भी कंपनी है, और मैं आपसे कुछ सामान लेती हूँ, ठीक है, उसको एग्जैजरेटेड प्राइजेस पे दिखा देती हूँ, और अपने एक्सपेंसेस मेरे बढ़ गए तो मुझे टैक्सेस कम देने पड़ेंगे. या फिर किसी भी तरीके से, बिकॉज यू एंड मी आर रिलेटेड, either you or me or we both are trying to do some stuff which is not ethical, to prevent that and to have arm's length principle. मतलब जैसे मैं बाकी लोगों के साथ बिहेव करूँगी एज एन ऑर्गेनाइजेशन, वैसे ही मुझे आपके साथ करना होगा. कोई स्पेशल फेवर्स नहीं होने चाहिए. अगेन वाई? बिकॉज लोगों का पैसा लगा हुआ है मेरी ऑर्गेनाइजेशन में, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में. लॉ जो मुझे कह रहा है अगर वो मैं फॉलो नहीं करूँगी तो इट इज़ नॉट समथिंग वेयर लॉ विल से में कि हाँ भाई तुम मत करो बाकी सब कर सकते हैं. जो सबके लिए एप्लीकेबल है, देयर विल बी नो स्पेशल फेवर्स कमिंग फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन. एंड देयरफॉर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18 एज पर इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया एक्ट 1949, आपको जो भी डिस्क्लोजर्स रिलेटेड पार्टी के हैं वो भी देने होंगे. तो 4 फेयर अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस है अपन के पास. हमें नोट्स देने हैं, डिस्क्लोजर, मिनिमम डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी है, कोई भी सिग्निफिकेंट पॉलिसी है उसकी समरी प्रोवाइड करनी है, और AS18 रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन के बारे में भी बताना है. I hope this is clear to everybody. And in case anybody comes across any doubts, you can let me know in the comment box or also contact me on CMA Disha Dua Telegram group. Okay, now let's talk about the last topic जो कि है HRM ethics, Human Resource Management Ethics. किससे डील करता है? लोगों के साथ, वर्क फोर्स के साथ, मैन पावर प्लानिंग के साथ. मतलब जो लोग ऑर्गेनाइजेशन, पहली बात तो हमको कितने लोग चाहिए, ऐसे चलिए मान लेते हैं 10 लोग चाहिए, हमने 15 लोग ले रखे हैं, तो फालतू में 5 लोग के एक्स्ट्रा पैसे दे रहे हैं हम. हर एक रिसोर्स जो आप ले रहे हो उसका एक्सपेंस है. या चाहिए अपन को 10 लोग चाहिए और हमारे पास है 7 ही लोग, 3 लोग कम है, इसका मतलब कुछ लोग ओवर बर्डनड है. यस, दैट शुड नॉट हैपन एंड देयरफॉर प्लानिंग इज नेसेसरी. और एक बार लोग आ गया तो उन्हें मैनेज करना पड़ेगा. ऐसा नहीं कि कई लोग बहुत ही काम कर रहे हैं और कई लोग बिल्कुल ही काम नहीं कर रहे हैं. Okay, the principles of management have to be followed and we'll be talking more about it when you'll go to CIB और ABFM में मैनेजमेंट एक प्रॉपर यूनिट है. और अगर आप HRM सब्जेक्ट वहाँ ले लेते हैं इलेक्टिव तो वहाँ तो और डिटेल में इसके बारे में आप बातें करेंगे. HRM किससे कंसर्न करता है? लोगों से, लोगों के इश्यूज से, स्पेशली जो कि रिलेट करते हैं जैसे कि पैसा,
ऐसा है, सबसे बड़ा पैसा है। यस, डेवलपमेंट, बिकॉज इट इज़ नॉट ओनली योर करंट जॉब बट ऑल्सो योर फ्यूचर पर्सपेक्टिव दैट इज टू बी टेकन इन टू अकाउंट। आपका इंडस्ट्रियल रिलेशन, हेल्थ, सेफ्टी इश्यूज, कुछ तो बातें लॉ ही बोल रहा है करने के लिए, जैसे फैक्ट्रीज एक्ट, इंडस्ट्रीज एक्ट, कुछ और लॉ हैं हमारे प्लेस में, बट दैट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ आवर सिलेबस नाउ। बट हल्का फुल्का HRM अगर आप लेते हैं तो वहाँ पे इंडस्ट्रियल रिलेशन 2 चैप्टर्स में दिया हुआ है, वहाँ हम बातें करेंगे CIB में, अभी हम JIB पे फोकस करते हैं। हाउएवर कुछ सफिशिएंट डिसएग्रीमेंट्स हैं जब हम मैनेज करने के बारे में बात करते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज को इन कंटेक्स्ट ऑफ वेरियस क्वार्टर्स, और कुछ ना कुछ डिबेट्स तो हमेशा चलती ही रहती हैं जब हम लोगों के साथ बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम पेन, बोर्ड, ये T-शर्ट के बारे में बात करते हैं, कोई प्रॉब्लम होती है उसे सॉल्व कर सकते हैं, बट जब बुद्धिजीवी इंसान आ जाते हैं, येस देयर कैन बी प्रॉब्लम्स, एंड इवेंचुअली एथिकली व्हेन डेल्ट विद, फेयरनेस एंड ट्रांसपेरेंसी है अपनी जगह पे, तो चीज़ें चाहे वो एम्प्लॉय डिमेंशन में भी हो उसे हम एथिकली डील कर सकते हैं, ओके, फेयरली एग्जिबिट कर सकते हैं। ओके, तो HRM अगर एथिक्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपके कैश रिलेटेड बातें, एम्प्लॉय की रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड बातें, इक्वालिटी, रेसिज्म, या फिर कुछ किसी तरीके से नो बायसनेस नहीं होनी चाहिए, सेफ्टी, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट इश्यूज, कुछ ले ऑफ्स अननेसेसरी नहीं कर देने हैं, विदाउट एनी ग्राउंड्स नहीं कर देने हैं, ओके, परफॉर्मेंस अप्रेजल, और अगर कुछ इन्फॉर्मेशन इन प्रिवेसी दी गई है तो कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करनी होगी। ये कुछ पॉइंटर्स हैं जो HRM के एंगल से एथिकली डील करे जाते हैं। And with this, we are done with Unit 53 for you guys. I hope you had a great time learning. We'll keep meeting with more such videos here. So keep showing your support, like, subscribe, share, और पढ़ाई करते हैं और अपना JIB अक्टूबर-नवंबर 2024 क्लियर करते हैं। With this is your friend and your teacher CM Disha Dua signing off for today. Bye bye.